तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका KMI के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद है शानदार ही होगी। जो आज हम जो क्लास लाए हैं वो 6 नंबर की क्लास है। 5 तक क्लास हम ले चुके हैं और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। कमेंट में देखने को मिल रहा है कि अच्छे अच्छे कमेंट आपने लिखे, तो बहुत कुछ सही लगा। ठीक है, आज जो हम क्लास लाए हैं वो है सोलर सिस्टम, रोग, एटमॉस्फेयर, है ना, सौर तंत्र या सौर ऊर्जा वाला, और चट्टानों के बारे में, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण या वायुमंडल के बारे में। ठीक है, आज इस पे लिखा है PPT पे क्लास नंबर 6। हमने पहले 5 क्लास ले ली थी, जिनमें से नदियाँ थी, नृत्य थे, फिर त्यौहार थे, है ना, जनगणना थी, वो सब हमने ले चुके हैं। और आज हम क्लास लाए 6, है ना। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, चट्टानों से आता है, वातावरण से सौरमंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल, वायुमंडल है, सब है ना। तो हम इसमें लिखा है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आज और मैं एक और बात बता देता हूँ कि इसमें PDF में 34 PDF डली है। तो हमने केवल इसमें थ्योरी का पार्ट ही लिया है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। सारी की सारी जो PDF डली है इसमें थ्योरी डली हुई है। बहुत सारे ऐसे कमेंट थे या मेरे को कॉल पे बताया गया कि सर आप केवल थ्योरी करवाइए थोड़े दिन। तो मैं आज जो ये क्लास है ये थ्योरी की है। नेक्स्ट क्लास हम जो ऐसे क्वेश्चन वो तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो वाले लाएंगे। तो समय को ख़राब नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो दोस्तों, है ना, ये देखो सोलर सिस्टम। इसमें इंग्लिश में लिखा है कि मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि देखो इस पर ऐसे लिखा है कि सूरज है ना, ये सूरज है, मान लो आप सूरज है, ये सूर्य। फिर ये सूर्य के पास वाले ग्रह बताए गए हैं, जैसे सूर्य के नज़दीक वाले ग्रह कौन से हैं, उसमें जो ये देखो PDF में ये इसमें मैं बता रहा हूँ वही है। जैसे मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख के बता देता हूँ, ये वाला ही। ठीक है, तो इसमें पहले लिखा है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। ठीक है, फिर दूसरा ग्रह है शुक्र, तीसरा पृथ्वी, और चौथा मंगल, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण। ठीक है, ये कुल मिलाकर 8 ग्रह है। ठीक है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। पहले मैं थोड़ा सा और बातचीत करूँ तो इसके बारे में, जैसे सौरमंडल है, हम सौरमंडल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो आपने देख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा मोटा मोटा आपको। देखो सौरमंडल है ये, सौरमंडल बेसिकली बनाया है सूर्य प्लस इसके जो ग्रह है ना वो उसको मिलाकर। जिनमें से 8 ग्रह, 172 उपग्रह है। 8 ग्रह बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ठीक है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, वरुण मिलाकर 8 ग्रह। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, उनमें से एक यम था। यम को बोनो ग्रहों की लिस्ट में रख दिया गया क्योंकि वो खरा नहीं उतर पा रहा था। AIU की तरफ से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो प्राग में सम्मेलन हुआ, तो यम को बोनो ग्रह की लिस्ट में रख दिया गया और ग्रह की कैटेगरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो दूसरे ग्रह के चक्कर को काट रहा था, वर्ताकार कक्षा नहीं लगा पा रहा था। ठीक है, ऐसे करके उनको जो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था, तो यम को, है ना, निकाल दिया गया। ठीक है, और बच्चे कितने? 8 ग्रह, 172 उपग्रह और अरबों छोटे मोटे ग्रह है ना, छोटे मोटे। साथ में यम, जैसे मैं बता रहा था बोना ग्रह, तो कितने ग्रह, यम कितने बोने ग्रह? 5,
5 मौनी ग्रह। इन सब को मिलाकर ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी है, बुध है, इनके बारे में थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया रफली है ना, तो देख लेना, आगे चलते हैं। आज हम देखो ज़्यादा हम आपको बताएंगे नहीं, केवल जो पीपीटी भी लिखा है वही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि बताना तो क्या है, इसमें जो बताना चाह रहे हैं वो सारा लिख रखा है इन्होंने, तो है ना। तो हम आज वो पीपीटी वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पर लिखा है कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह, हमने बता दिया ना 8 ग्रह। ठीक है, और फिर इन्होंने लिखा चट्टानी आंतरिक ग्रह, गैसीय बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल है, वे तो आंतरिक ग्रह। और बाहरी ग्रह कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, सूर्य का अध्ययन हेलियोस्मोलॉजी कहलाता है, और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी करके। सूर्य का अध्ययन तो हेलियोस्मोलॉजी कहलाता है, और चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है ना। और सौरमंडल की खोज किसने की? निकोलस कोपरनिकस। और ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? जोहान्स केपलर ने। ठीक है, लो आगे चलते हैं। और इसमें लिखा है कि हमारी अपनी आकाशगंगा को मिल्की वे या आकाशगंगा कहा जाता है, और इसमें लगभग 300 बिलियन तारे हैं, इनमें से एक सूर्य है। ठीक है, और सौरमंडल की सबसे चमकीला तारा है सीरियस एम, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। और इसका निकटतम हमारे सौरमंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, आकाशगंगा तो वही है जो धूल के कण जो एक रेखा की तरह काम करते हैं ना वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, वही आकाशगंगा के अंतर्गत आता है, जो इसमें लिखा भी है। ठीक है, आगे प्रकाश वर्ष। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय कर सकता है। यह लगभग 9.46 इंटू 10-12 किलोमीटर की 1012 किलोमीटर के बराबर है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई, जो अंतरिक्ष में जो इकाइयाँ नापते हैं वो पारसेक है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी नापने की इकाई। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। ठीक है, इसमें लिखा है खगोलीय इकाई, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। और मैंने बताया कि अभी पारसेक ये पृथ्वी से किलोमीटर किसी तारे की दूरी है, और ये सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो हम आगे चलते निपटा लेते हैं इनको ना सबको, आपका भी टाइम खराब ना हो। तो आगे लिखा है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, और सभी ग्रह इसके चारों ओर अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। यह तो जो आज की थ्योरी है ना, इस पे लिखा है, बट पहले जो इसकी सौरमंडल को किसी ने केंद्र नहीं माना था। जैसे बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार सूर्य आज तो ज्ञात हो गया कि सूर्य एक केंद्र में, और जितने भी इसके ग्रह इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, चाहे फिर वो शुक्र हो, चाहे वरुण हो, अरुण हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बृहस्पति, शनि, जो भी 8 ग्रह वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले जो ज्ञात नहीं था, तो लोगों ने मान रखा था कि पृथ्वी केंद्र है, और ग्रह जैसे सूर्य है ये सभी इस पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। ये बाइबल है जो ईसाइयों की धार्मिक ग्रंथ है, एक किताब है। और दूसरा एक वैज्ञानिक हुआ टोलमी, उसने भी पृथ्वी को केंद्र माना था। ठीक है, फिर वो आगे वैज्ञानिक है जैसे गैलीलियो है, केपलर है, इन लोगों ने आगे जाके सिद्ध किया कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में क्या है? सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाकी ग्रह। ठीक है, पहले इससे पहले पृथ्वी को केंद्र मान रखा था ना। ये पृथ्वी, इसमें लिखा है कि सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। आगे देखते हैं। हमारे सौरमंडल में 5 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त ड्वार्फ प्लैनेट्स है। वे सेरेस, प्लूटो, मोकमेक, ह्यूमिया और एरिस है। ये तो देखो, इसको तो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्य सौरमंडल की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल प्रमुख स्रोत है। नहीं केवल हमें ऊर्जा मिलती है, बल्कि जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, सूर्य एक प्रमुख भूमिका निभाता है अपने ना
अपने ब्रह्मांड में या अपने चारों तरफ, अपनी पृथ्वी पर भी सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका है। ऊर्जा परमाणु संलीन प्रतिक्रिया द्वारा प्रदान की जाती है, जो सूर्य के कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करती है। ठीक है। सूर्य की चमकदार सतह जो हमें दिखाई देती है, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है ना। जो इसमें दिख रहा है ना, तो इसे क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर लाल रंग का क्रोमोस्फीयर है, जो इसमें दिख रहा है ना, चित्र में दर्शाया गया है। और इसके आगे कोरोना है, जो ग्रहण के दौरान सबसे आसानी से दिखाई देता है। आगे देख लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में, और इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 224 मिलियन वर्ष लगते हैं। इसे लौकिक वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को प्रतिदिन पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। ये तो एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब देखो कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह मैंने बता दिए ना। और 9वां ग्रह था जो यम था, उसको बोने ग्रह की लिस्ट में रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि वो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था, वर्ताकार कक्षा में चक्कर नहीं लगा पा रहा था, और भी शर्तें जो पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अरुण और वरुण, आगे देखते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। प्लूटो अब ग्रह नहीं है, प्लूटो या यम। ठीक है, इसे बोना ग्रह माना जाता है ना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है, तो इसमें लिखा है ना कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी। तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसमें आगे लिखा भी होगा, है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण। आगे देखते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के समय चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूर्ण या आंशिक रूप से ढक लेती है, चंद्र ग्रहण कहलाती है। देखो, सूरज और चंद्रमा के बीच में क्या आ रखी है? पृथ्वी। तो क्या हो गया? ये चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण हो गया ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने वाली है ना, ये पृथ्वी आ रही है बीच में, जो इसकी परछाई बन रही है, तो क्या कौन सा ग्रहण हो गया? चंद्र ग्रहण। पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी से रिलेटेड वाले ग्रह या आंतरिक ग्रह। सौरमंडल के 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, शुरू वाले। और बाहरी ग्रह जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसमें लिखा है ना। जीवनी ग्रह या गैसीय ग्रह, जीवनी ग्रह को या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और ये पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी से जो रिलेटेड ग्रह है। ठीक है, यानी पार्थिव ग्रह यानी पृथ्वी के जो समान ग्रह है। ठीक है, जैसे बुध और शुक्र है पृथ्वी की जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसे किसकी कैटेगरी में रख दिया? पार्थिव ग्रह की कैटेगरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। बुध, अब इनके एक एक करके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बुध के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुध ये चंद्रमा के बिना सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है ना, अभी बताया ये सूर्य है, और इसके सबसे पहले निकट ग्रह बुध। और ये बहुत जल्दी से चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये बहुत पास में है सूर्य के। ठीक है, तो इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। और बता दिया कि ये सूर्य के बहुत मतलब कम समय में बहुत ज़्यादा परिक्रमा करता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत देखो टच में है, इसलिए बहुत जल्दी ये अपनी जो परिक्रमा है ये पूरी कर लेता है। और इसका विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका विशिष्ट गुण है। और इसमें बुध एक ऐसा ग्रह है जिसपे दिन तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है। और इसमें भी जीवन ज़्यादा संभव नहीं है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म, ये सूर्य के नज़दीक है ना, तो इस पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, और इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी नहीं है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और शुक्र इसे भोर का या सांझ का तारा भी कहते हैं।
ठीक है, शुक्र को ये इस पे लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। सूर्य के दूसरा निकटतम ग्रह, इसके बाद में शुक्र आता है, जिसे शाम के साथ साथ भोर का तारा भी कहा जाता है, अभी बताया। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला एक ग्रह और है जिसका नाम है अरुण। अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ये पूर्व है इस साइड और ये पश्चिम, यहाँ से यहाँ घूमते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं हमेशा। केवल ये दो ही अपवाद है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हैं अपना। फिर अर्थ अपनी पृथ्वी है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आकार में। आकार में बता रहा हूँ, आकार में। और सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह में से बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आता है। ठीक है, जिस पे जीवन संभव है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे 75% यानी 3/4 भाग पे क्या है, जल है। तो इसे क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये पृथ्वी सूर्य से एक चंद्रमा का वाला तीसरा ग्रह है। जीवन के लिए एकदम सही जगह है। 78% नाइट्रोजन, इस पर 21% ऑक्सीजन है, 1% अन्य गैस होती है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, और पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। ठीक है, इन दोनों की कोई उपग्रह नहीं है। और इसमें इसका वायुमंडल ऐसा है कि यहाँ पे 78% तो क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और कुछ आर्गन गैसें है, CO2 कार्बन डाई गैसें, जलवाष्प है। ये सब कहाँ पाई जाती है, अपने पृथ्वी पे, जहाँ क्या है, जीवन संभव है। ठीक है, और मंगल पर भी अभी जीवन संभव है क्योंकि वहाँ भी पानी और ऑक्सीजन की जो खोजें हुई है अभी, तो बताया जा रहा है कि मंगल पर भी जीवन संभव हो सकता है। ठीक है, और आगे हम मार्स मंगल पे आ गए। मार्स के दो उपग्रह हैं, यानी एक तो फेबोस, एक डिमोस। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, जहाँ आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है इसलिए लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें लिखा है कि ये भी पढ़ लेते हैं। ये दो चंद्रमा फेबोस और डिमोस यानी उपग्रह दोनों से इसके के साथ सूर्य से चौथा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा के कारण से ये लाल ग्रह के अंतर्गत आता है। क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में लोह है, खनिज, ऑक्सीकरण या जंग, जिससे मिट्टी और धूल भरा वातावरण लाल दिखाई देता है, इसलिए ये क्या है, लाल ग्रह भी से कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह, ये पृथ्वी पर ज़्यादा पानी है इसीलिए। जुपिटर बृहस्पति पांचवा ग्रह है। इसका वातावरण अधिकतर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ठीक है, और इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह होते थे पहले, 79 उपग्रह के आसपास होते थे पहले बृहस्पति के। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ये उपग्रह नहीं केवल उपग्रह तो है ही है, बल्कि जो ग्रह है ना बुध और शुक्र, उनसे भी बड़े हैं। ठीक है, ये अकेला गैनीमेड। और लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या रखने वाला है वो ग्रह है शनि। इसकी उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जुपिटर से भी ज़्यादा। ठीक है, ये शनि, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। और ये वल्य जैसी संरचना, यानी छल्ले, वल्यकार जैसी संरचना से घिरा हुआ है। ये वल्य प्रागैतिहासिक धूल और बर्फ के कणों से बने हुए अधिक सन्निय गैसीय ग्रह। ठीक है, और जो पहले पढ़े थे बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, वो क्या थे, वो पार्थिव ग्रह थे, यानी पृथ्वी के समान, इसलिए उसे पार्थिव ग्रह के अंतर्गत रखा गया। ये जोविन ग्रह के अंतर्गत रखा, यानी गैसीय ग्रह के, गैस से बनाए लगभग ये शनि। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, गैस की ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, इसके 82 उपग्रह सबसे ज़्यादा इसकी है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, यूरेनस, अरुण यानी यूरेनस यानी अरुण, ये सूर्य से 7वां ग्रह, इसकी 27वें चंद्रमा है। इसका जो विलियम हर्शल है वैज्ञानिक का नाम भी है, पर क्या करना है, इसमें इतना सही क्वेश्चन बनता है जो मैंने बता दिया है, इस PPT पे लिखा है उतना ही बनता है इसका। और ये नेपच्यून, वरुण के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सूर्य से 8वां ग्रह है। इसका वातावरण ज़्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। टाइटन इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है।
ट्राइटन। इसके 14 उपग्रह हैं जिनमें से ट्राइटन और नेरेइड प्रमुख है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सौरमंडल है जो हमने पढ़ा है। इसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आप किसी से भी क्वेश्चन लगाओगे ना, चाहे कोई से भी PDF से लगा लेना, किसी से भी आपको क्वेश्चन बन जाएंगे इस क्लास लेने के बाद में। ठीक है, इसमें मोटा मोटी यही आता है। ठीक है, और अब चंद्रमा मैंने बता दिया पीछे कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ओके, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा कोई वातावरण नहीं है और कोई धुंधल का नहीं है। ठीक है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का 6वां हिस्सा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिस 6वां हिस्सा है वजन के हिसाब से, जैसे यहाँ कोई 60 किलो है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 6 किलो। ठीक है, और चंद्रमा की सतह पर मुख्य रूप से सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। ये चंद्रमा के बारे में। और ये अब देखो कौन बड़ा ग्रह है कौन छोटा ग्रह है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इनसे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ये तो साधारण से सवाल है, पर साधारण सवालों से ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन। सबसे बड़ा ग्रह मैंने बता दिया बृहस्पति है। इसका सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह गैनीमेड है जो बृहस्पति का ही है। पहले इसके बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब इस टाइम पे शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह वो है टाइटन, हमने पढ़ा है। नीला ग्रह बता दिया पृथ्वी है। हरा ग्रह यूरेनस से बता दिया। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है, इसलिए इस पे सूर्य की जो किरणें पड़ती है तो ये चमकता है बिल्कुल, तो इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। संध्या तारा, भोर तारा शुक्र है। सूर्य से सबसे द्वार का ग्रह वरुण। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। संगतम ग्रह पृथ्वी। भोर का तारा शुक्र। पृथ्वी के निकट ग्रह शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। ठीक है, और पृथ्वी का जुड़वा शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा भगिनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पृथ्वी की जैसा ही है, पृथ्वी के समान है, इसलिए से मतलब शुक्र को भगिनी कहा जाता है पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी और जो शुक्र है वो सेम से ही है, इसलिए तो इसे पार्थिव ग्रह के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें फैक्ट लिखे हैं बस, ये तो इजी सा है, देख लेंगे हम। सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार, हमने पहले भी पढ़ा था, पहले शुरू में PPT में जो ये सब लगाया था इन्होंने। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा हमने पढ़ा था प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये पढ़ लिया हमने। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि हो गया, 82 उपग्रह इसके, 79 उपग्रह किसके, बृहस्पति के। और सौरमंडल में सबसे तेज क्रांति किसकी है, बुध की। तेज यानी सूर्य के सबसे पास में है। पृथ्वी जैसा वातावरण वाला एकमात्र उपग्रह टाइटन। सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह डिमोस, जो मंगल का उपग्रह है। आगे देखते हैं हम। अभी ये तो डेट से लिखी है कि किस तारीख को कैसा कौन सा दिन होता है, छोटा होता है कि बड़ा होता है, गर्म ठंडा, सब लिखा है इसमें। कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को। और दोनों गोलार्ध में बराबर दिन और रात कब होती है, 21 मार्च से 23 सितंबर। तो विश्व नहीं बराबर टाइम पे, जिसमें लगा ना 21 मार्च और 23 सितंबर को। चट्टानों के बारे में देख लेते हैं ना। तो चट्टान तो किसे कहते हैं कि चट्टान तो एक कठोर, जो चट्टान किसे कहते हैं, जो पत्थर से बनी हो। पत्थर यानी कठोर चीज़, वही तो चट्टान होता है। चट्टान बेसिकली जो ज्वालामुखी होती है, जो पानी के किनारे पे ज्वालामुखी फूटती है और उसमें से जो गरम गरम लावा और मैग्मा के रूप में बाहर निकलता है, वो मैग्मा और लावा जम बाहर निकलती है, जम जाता है। जमने के बाद वो कठोर हो जाता है। जो कठोर होकर वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। चट्टान ऐसी बन जाती है कि बड़े बड़े पहाड़ का रूप धारण कर लेती है वो। ठीक है, वही चट्टान, वही रॉक्स कहलाती है। ठीक है, और चट्टान 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और कायांतरी चट्टान। आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़े तो ये चट्टान क्या है कि मैग्मा और लावा से बनती है। दूसरी बात ये है कि ये कठोर होती है, जीवाश्म रहित होती है ना, और इस परतदार रहित होती है, परतें नहीं बनती इसमें, है ना। और दूसरी बात ये आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती है। इसमें लोहा, निकल, सोना, चांदी वगैरह आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये तो आग्नेय चट्टान की बात है जो हम देखेंगे इसके बारे में, थोड़ा इसमें लिखा होगा इसमें भी। और अवसादी चट्टान है, इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और ये जीवाश्मी चट्टान होती है। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि जो चूना पत्थर है, बेसाल्ट है, वगैरह वगैरह निकलता है। आज का जो आगरा का किला है और दिल्ली में लाल किला, आगरा किला, दिल्ली में लाल किला, वो सब अवसादी चट्टानों की उदाहरण है। अवसादी चट्टानों, चूना पत्थर जो लगा है उसमें किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों से लिया गया है। ठीक है, जो चूना पत्थर लगा उन किलों में। और कायंत्री चट्टान है, इन दोनों चट्टानों से ताप और दाब इन पे लगता है तो ये किस में बदल जाती है? कायंत्रित में बदल जाती है। ठीक है, तो वो कायंत्री चट्टानें होगी। तो यही है मोटा मोटी चट्टानें, तो यही है। ठीक है, और बाकी हम इस पीडी में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, रोग विज्ञान, रोग संरचना के अध्ययन सहित प्रतिवर्ष के घटकों का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी, जीवाश्म यानी चट्टानों के चरित्र उत्पत्ति का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। और खनिज विज्ञान उन खनिज घटकों का अध्ययन है जो चट्टानों का निर्माण करते हैं। यह तो इसमें दिखाया गया कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। आगे देखते हैं, हमने बता दिया है ना। अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान जिसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सेल है ना, छोटे छोटे पत्थर है, उनको जमा के ये परत का रूप धारण कर लेती है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसे जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत जो जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब है ना, जीवाश्मी इसमें वहाँ पे निकलते हैं ना, अवसादी चट्टानों के किनारे पे निकलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे जीवाश्मी चट्टानें भी कहा जाता है। रूपांतरित या कायंत्रित, इन दोनों से ताप और दाब जब लगता है तो ये चट्टानें कायंत्रित रूप में बदल जाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले हम अग्नि चट्टान का ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट किसका उदाहरण है? अग्नि चट्टान का। जब ग्रेफाइट पे ताप और दाब ज़्यादा लगता है तो ये कायंत्री चट्टान में बदल जाता है। ठीक है, तो कायंत्री चट्टान में बदल के ये क्या बन जाता है? नीस। ठीक है, जो कायंत्रित चट्टान का उदाहरण है। हमने बताया कि कायंत्री चट्टान किससे बनती है? या तो अवसादी या अग्नि चट्टान पे जो ताप लगता है उस पर दाब लगता है तो किस में बदल जाता है? नीस में बदल जाता है। और अग्नि चट्टान का एक उदाहरण लेते हैं बेसाल्ट, जिसे काली चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट काली चट्टानों का उदाहरण एक है ना। तो ये इस पे दाब और ताप जब पड़ता है, गिरता है, डलता है, इस पे दबाव लगता है तो इसमें किस में परिवर्तित हो जाती है? शिस्ट में। और भी बहुत सारे उदाहरण है इसके। ठीक है, गेब्रो है ना, बिटुमिन्स कोयला है, ये सब अग्नि चट्टानों के उदाहरण है जो रूपांतरित होकर किस में बदल जाती है? कायंत्रित में। जिसमें देखो ग्रेफाइट तो नीस में चेंज हो जाता है, बेसाल्ट शिस्ट में चेंज होता है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो देखो अवसादी चट्टान के भी उदाहरण देखते हैं। यहाँ अवसादी चट्टान के उदाहरण देख लेते हैं जो बदल कर कायंत्रित में होती है ना। इस पे एक तो है उदाहरण चूना पत्थर, जो लाल किला है, दिल्ली का लाल किला और आगरा किला में जो चूना पत्थर लगा है ना, वो अवसादी चट्टानों से ही का एक उदाहरण है। मतलब चूना पत्थर लगा है वो अवसादी चट्टानों का ही उदाहरण है। जो इस पे जब दाब और ताप पड़ता है तो किस में चेंज होती है? संगमरमर में। ठीक है ना। और भी इसके उदाहरण है बहुत सारे। लिग्नाइट कोयला है, ठीक है, वो एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है। ठीक है, जो हम शायद इसमें लिखा है, आगे चर्चा भी कर लेंगे इसके बारे में। मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है, हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है, द्वितीय चट्टान के रूप में अवसादी चट्टान को जाना जाता है। अन्य सभी चट्टानें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि चट्टानों से ही बनती है, जिसमें इनके उदाहरण ग्रेनाइट है जो नीस में बदल जाता है कायंत्रित रूप में, बेसाल्ट है वो शिस्ट में हो जाता है, गेब्रो है, पेगमाटाइट है और पेरिडोटाइट है, ये अग्नि चट्टान के उदाहरण है जो हम पढ़ चुके हैं, अभी बताया हमने थोड़ा सा। और अवसादी चट्टान, इसके बारे में हमने थोड़ा सा बताया, इस पे लिखे वो भी पढ़ लेते हैं। ये पुरानी चट्टानों या पौधों और जानवरों के मृत अवशेषों से प्राप्त अवसादों के एकत्रीकरण और संघनन के कारण बनता है, और इसमें पौधों के जीवाश्मों में से जीवाश्म होते हैं, इसलिए अवसादी चट्टान को जीवाश्मी चट्टान भी कहते हैं। कुछ सामान्य तलछटी चट्टानें जैसे चूना पत्थर, चाक,
मिट्टी, बलुआ पत्थर और शेल। आगे देखते हैं। रूपांतरी चट्टान या कायांतरी चट्टान भी कहते हैं इसे। आग्नेय एवं अवसादी शैलों के परिवर्तित रूप को ही कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, ग्नीस, हीरा, फाइलाइट। ये उदाहरण ही आते हैं जब एग्जाम में आते हैं तो ठीक है। आगे देखते हैं। वायुमंडल, हमने देखो सौरमंडल का मोटा मोटी देख लिया, हमने चट्टानों का मोटा मोटी देख लिया है। और अब जो इस पे लिखा है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल को तो सबको पता है कि वायुमंडल जो पृथ्वी के आसपास का वातावरण है वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, वायुमंडल बनता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ भी लेते हैं कि वायुमंडल एक मोटा गैसीय आवरण है जो चारों ओर पृथ्वी को घेरे हुए है और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है क्योंकि विभिन्न हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। कौन? वायुमंडल। आगे इसमें लिखा है कि पृथ्वी के वातावरण को 4 परतों में बांटा है। सौरमंडल, समतापमंडल, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ठीक है। और वे तापमान के आधार पर अलग अलग हो जाते हैं। देखो मैं बताया, मैंने पहले भी बताया था वायुमंडल के बारे में कि देखो वायुमंडल की बात थोड़ी सी हम देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं। इसके पहला मंडल है सौरमंडल, ठीक है। फिर इसके दूसरा जो आता है समतापमंडल, तीसरा है मध्यमंडल, आयनमंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। सौरमंडल, इसे जो मौसमी घटनाएं सौरमंडल में ही होती है। समतापमंडल जिसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती तो यहाँ पे जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन वो उड़ते हैं, है ना, समतापमंडल में उड़ते हैं, है ना। इसका एरिया भी होता है जैसे 8 से 20 किलोमीटर तक ये, फिर ये 20 से 50 किलोमीटर तक ये, है ना, समतापमंडल। और समतापमंडल में ही ओजोन परत है ना। ओजोन डे हम 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले कारक है CFC, ठीक है। अंटार्कटिका में इस पे छेद की जो सुर्खियाँ आई है वो बताई गई है, ठीक है। ओजोन को बचाने के लिए हम बहुत से कार्य कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में हम दिवस भी मनाते हैं 16 सितंबर को, ठीक है। और ओजोन, अगर ओजोन ही बताते हैं कि ओजोन ही वैज्ञानिक बताते हैं कि ओजोन मतलब सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें जैसी, उनसे हमारी रक्षा करती है। और वो जो रक्षा करती है तो हमारे जो रोग है विभिन्न प्रकार के, जैसे त्वचा संबंधी रोग है, वो नहीं होते ओजोन के कारण, ठीक है। और मध्यमंडल है फिर आयनमंडल, है ना। आयनमंडल और बहिर्मंडल, बहिर्मंडल में तो जो अंतरिक्ष घटनाएं होती है, जो सैटेलाइट वगैरह हम भेजते हैं वही है। और इसमें हम और देख लेते हैं आगे। सौरमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और ये जमीनी स्तर से दूरों पर 8 किलोमीटर, मैंने बताया कि भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पूरा मौसम इसी वायुमंडल की परत में सिमटा हुआ है। मौसम में जो कुछ भी घटित होता है वो किसके अंतर्गत आता है? सौरमंडल के अंतर्गत। चाहे वो तूफान हो, चाहे वर्षा हो, मौसमी घटनाएं किसके अंतर्गत आती है? सौरमंडल के अंतर्गत आती है। आगे समतापमंडल, समतापमंडल सौरमंडल के ऊपर स्थित है। ये जमीनी स्तर से लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये अनुकूल उड़ान वायुमंडलीय परिस्थितियों की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए हवाई जहाज जो है ना इसी में उड़ते हैं, ठीक है। ओजोन परत इसी पर रही है जो 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। आगे देखते हैं। मेसोस्फीयर, आयनमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी परत है जो समतापमंडल के ऊपर स्थित है। ये जमीनी स्तर से 50 से 90 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान नीचे चला जाता है और वायुमंडल की सबसे ठंडी परत बन जाती है। ओके, हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं। आयनमंडल, है ना, थर्मोस्फीयर वो बहिर्मंडल है ना, ठीक है। आगे देखते हैं। थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के ऊपर स्थित है। ये जमीनी स्तर से 80 से 440 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। इस परत में सूर्य से आने वाली पराबैंगनी और अक्षीय विकिरण की उपस्थिति के कारण तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है
ऊपरी थर्मोस्फीयर में तापमान उच्चतम लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास वाली है। क्योंकि देखो 80 से 640 किलोमीटर, और इसी जो आयनमंडल है इसी में अंतरिक्ष सैटेलाइट जो मिशन है, चंद्रयान है, मंगलयान है, वो जो सैटेलाइट है ऊपर जो भारत सरकार द्वारा भेजी जाती है, वो किसके अंतर्गत भेजी जाती है, किस में, कौन से मंडल में, आयनमंडल में, थर्मोस्फीयर जिसे कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में है पीडीएफ बच्चे है तो बहिर्मंडल, वायुमंडल। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो आयनमंडल के ऊपर स्थित है। यह जमीनी स्तर से 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो आज हमने ये सब पढ़ा है ना। इसमें हमने जो 3 चीज़ें की है, सोलर सिस्टम किया है हमने, रो की है, एटमॉस्फेयर की है। तो हमने ये तीनों को एक साथ मिलाने की कोशिश की है, एक साथ करने की कोशिश की है, ताकि आपको भी जो टाइम है वो ख़राब ना हो। तो दोस्त जो इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ी सी कहा जहाँ भी गलती है उसके लिए हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं मित्र। ठीक है। और आपने जो इस क्लास को जो देख रहे हैं उसको मैं अभी क्लास के अंतर्गत धन्यवाद दे देता हूँ। ओके। और आप जो शेयर करते हो, इस पर कमेंट लिखते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्त आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।